चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में जो इकाई 8 था वो लगभग हमने पूरा कर दिए थे और आज इकाई 9 स्टार्ट करेंगे। लेकिन इकाई 8 में प्रमुख स्मरणीय तत्व पर हमने चर्चा नहीं किया था। शायद आप लोगों को मालूम ही है कि प्रमुख स्मरणीय तत्व जो हम चैप्टर के लास्ट में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लिखाते थे उसी को कहा जाता था। और उसके लिए टाइम को बचाने के लिए इसके लिए हमने एक हिस्ट्री किट तैयार किए थे, उसमें उसको नोट कर दिए हैं ताकि आपका समय बचे। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो ये कोरोना लेके जो सब कुछ अस्त व्यस्त है, इसमें समय काफी महत्व हो गया, समय का काफी महत्व हो गया है। तो मैं इकाई 9 स्टार्ट करने से पहले मैं 8 के प्रमुख स्मरणीय तत्व पर थोड़ा चर्चा करते हैं। उसमें कुछ चीजें हैं जिसको नोट करना है। इकाई 8 का ही कुछ चीज है, उसमें प्रमुख स्मरणीय तत्व के 1 नंबर में आप लोग लिखिए और इस साइड लिखिएगा अर्थ। इसके 1 नंबर में लिखिए आइन। आइन आइन का अर्थ होता है मेरे भाई सरकारी कानून। इस साइड लिखिए सरकारी कानून। फिर रोमन के 2 में लिखिए जिल्द। सुने होंगे ना जिल्द। जिल्द का अर्थ होता है खंड। खंड। और तीसरा है प्यादा। प्यादा प्यादा का अर्थ होता है पैदल से। सैनिक। और चौथा है फील्ड। मेरे भाई ये जो है इकाई 8 का ही शेष है। इकाई 8 का शेष। फील्ड। फील्ड का मतलब हाथी होता है। 5वां नंबर पर लिखिए मुकद्दम। मुकद्दम का मतलब होता है अर्ध सरकारी व्यक्ति। मुकद्दम का मतलब होता है अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी व्यक्ति। खिदमत। खिदमत मतलब होता है सेवा। और 7वां में लिखिए सदगोप। सदगोप का मतलब होता है पशुपालक। 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 और 8वां नंबर में लिख लीजिए आप लोग सर्राफ। स्वराक और परे पफो। सर्राफ का मतलब होता है महाजन। और 9वां नंबर में लिखिए हुंडी। 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 हुंडी देके डायरेक्ट। हुंडी होता है भुगतान पत्र।
अर्थात कोई चीज जब देते हैं तो इससे भी आप दे सकते हैं, जैसे कि चेक के माध्यम से भी पैसा दे सकते हैं ना, उसी तरह से हुंडी भी चेक के ही समान था। देखिए लिखिए भुगतान पत्र। अब मैं बता दूं, ये लिख लिए होंगे आप, ये जो प्रमुख अस्मिता तत्व जो 8वां का शेष पढ़ा रहे थे, एक हो गया प्रमुख अस्मिता तत्व में। दूसरा लिखिए 2 नंबर में, रैयत किसान को कहा जाता था। 3 नंबर में, बाबर नामा तुजुक ए बाबरी के नाम से भी विख्यात है। 4 नंबर में, बाबरनामा की तीसरी जिल्द आइन ए अकबरी थे। 5 नंबर में, रहट एक सिंचाई यंत्र था। तो इस तरह से इकाई 8 का जो प्रमुख अस्मिता तत्व में से महत्वपूर्ण था उसको हमने नोट करा दिया। अब हम 9वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर का नाम है 16 से 17वीं शताब्दी में शासक, इतिवृत्त और मुगल दरबार। 16 है फ्रेंड, 17वीं शताब्दी, शताब्दियों में शासक, इतिवृत्त और लगा दी तो बेटा, और मुगल दरबार। ये है आपका चैप्टर का नाम। एक बार पेन नीचे रखिए और इसको पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। मुगल दरबार अर्थात 16 से 17वीं सदी के बीच के जो भारत के इतिहास थे उसमें मुगल जो शासन हुआ था उसके संबंध में पढ़ना है। उसमें क्या शासक अर्थात मुगल शासक किस तरह का था, किस तरह से शासन किए। इतिवृत्त मतलब होता है कि उसकी बीती हुई कहानी। और मुगल दरबार और मुगल शासन जो चल रहा था उसके दरबार जो लगता था वो किस तरह का था, किस तरह के मंत्री थे, किस तरह के नियम थे, टोटल इसमें कहानी आपको जानना है। मैं आपको थोड़ा जानकारी दूं। मुगल एक वंश का नाम है और जिसकी स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में बाबर ने किए थे। मुगल वंश की स्थापना के बाद यहाँ पर मुगल शासन शुरू हुआ और मैं बता दूं 1857 ईस्वी तक लगभग भारत में कहीं न कहीं इसका शासन रहा और फिर 1857 के बाद इसका शासन समाप्त हो गया। तो इस बीच में बहुत सारे घटनाएं हुई हैं, तो उतना को नहीं, लेकिन इस चैप्टर में पढ़ेंगे 16 से 17वीं शताब्दी मतलब 100 वर्ष के बीच मुगल शासक की क्या स्थिति थी, उसकी क्या इतिहास बनी और मुगल दरबार की क्या हालत थी, वही इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शायद मालूम ही होगा आप लोग को कि जब हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसमें जितना भी चीज पढ़ना होता है उसको हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत एक जगह इकट्ठा करते हैं। तो आज भी उसी को दोहराते हैं, आप लोग भी लिखना शुरू कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के एक नंबर में लिखिए मुगलों का संक्षिप्त परिचय।
संक्षिप्त परिचय। और दूसरा नंबर में लिखिए मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक। मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक। और तीसरा नंबर में लिखिए मुगल इतिवृत्त। मुगल इतिवृत्त। और चौथा नंबर में लिखिए मुगल पांडुलिपियां। पांचवा नंबर में लिखिए सुलह ए कुल की नीति। पांचवा में सुलह ए कुल की नीति। सुलह ए कुल की नीति। और छठा में लिखिए मुगल दरबार। और सातवां नंबर में लिखिए मुगल हरम। हरम। और आठवां नंबर में लिखिए मुगल उमरा। और नवा में लिखिए मनसबदारी व्यवस्था। और 10 नंबर में लिखिए मुगल प्रशासनिक व्यवस्था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था। और 11 नंबर में लिखिए मुगल की न्यायिक व्यवस्था। मुगल की न्यायिक व्यवस्था। और 12 नंबर में लिखिए मुगल की राजस्व व्यवस्था। और 13 नंबर में लिखिए मुगल टकसाल। और 14 नंबर में लिखिए वही जो सभी जानते हैं प्रमुख अविस्मरणीय तथ्य। इस तरह से हमने नम्मा चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो चीज आपको इसमें पढ़ना था, हमने सबको बोर्ड पर लिखते गए हैं और आप भी शायद इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम 1 नंबर का जो पॉइंट है उसको बीच में लिखकर इसको हम समझाने और लिखाने जा रहे हैं। आप लोग भी इसको 1 नंबर को अपनी कॉपी के बीच में लिखिए। इसको पहले समझ लीजिए। वैसे इस पर हमने
चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे थे तो उस समय भी इस पर काफी चर्चा की थी मुगल। और अभी भी बता दें कि मुगल जो राजवंश था उसकी स्थापना भारत में बाबर ने किए थे, और उसके बाद हुमायूं, अकबर, औरंगजेब जैसे महान महान शासक इसके शासक बने थे, और काफी लंबे समय तक ये मजबूत स्थिति में था, लेकिन बाद में ये पतन की ओर चले गया। तो इसके इतिहास, इसके संक्षिप्त इतिहास या परिचय को आप अच्छी तरह से पहले भी जान चुके हैं और अभी भी जान चुके हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मुगलों ने 1526 से 1857 तक भारत पर शासन किया। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। यह साम्राज्य काफी सुसंगठित साम्राज्य था। उनमें संपूर्ण मुगल शासन के इतिहास को दो भागों में हम बांट सकते हैं। प्रथम खंड 1526 से 1707 ईस्वी तक, इसमें बाबर से लेकर औरंगजेब तक शक्तिशाली सम्राटों ने शासन किया। द्वितीय खंड 1707 से 1857 तक, इस समय मुगल साम्राज्य का क्रमिक पतन हुआ। तो इस तरह से आपने मुगलों का संक्षिप्त परिचय को जान गए, और नमा चैप्टर जो था उसमें क्या क्या पढ़ना है वो भी आप नोट कर लीजिए। लेकिन अब हम अगले पॉइंट की ओर आज नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि समय आपका समाप्त हो रहा है। अतः आज के क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ता है।